हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12th की विषय बायोलॉजी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था विलियन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, विलियन के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? विलियन के प्रकार। बच्चों, विलियन होता है, 3 प्रकार के विलियन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के विलियन होते हैं। कौन कौन से? समपराशरी, अल्पपराशरी और अतिपराशरी। तो बच्चों, सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है समपराशरी। समपराशरी क्या होता है? समपराशरी उसे कहते हैं वह विलियन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कोशिका की सांद्रता और उस विलियन की सांद्रता दोनों की क्या हो? जब बराबर होती है तो ऐसे विलियन को क्या कहा जाता है? समपराशरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समपराशरी। तो इधर ध्यान दीजिए, वह विलियन जिसकी सांद्रता किसके बराबर हो? कोशिका रस की सांद्रता के क्या हो? बराबर हो। क्या हो? समकर्त क्या है? बराबर। बराबर हो, ऐसे क्यों क्या कहते हैं बच्चों? समपराशरी विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? समपराशरी विलियन। और अल्पपराशरी क्या हो जाएगा बच्चों कि इसमें अल्प समपराशरी में क्या होता है कि जो कोशिका रस की सांद्रता होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। और अल्पपराशरी में क्या होता है? कोशिका जो रस की सांद्रता है वो क्या होती है बच्चों? कम होती है। क्या होती है? कम। सब में समान होती है कोशिका रस की सांद्रता, अल्प में क्या होती है? कम होती है। और बच्चों, अतिपराशरी में क्या होती है? कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है। अतिपराशरी में क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। तो इधर ध्यान दीजिए, दूसरी जो हम पढ़ रहे हैं अल्पपराशरी, वह विलियन जिसकी सांद्रता किसके? कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है? कम। ध्यान देना, यहाँ पर बराबर थी विलियन की सांद्रता और ये कोशिका रस की जो सांद्रता ये क्या थी? यहाँ पर बराबर। यहाँ विलियन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या है? कम है। क्या है? कम। विलियन की सांद्रता अधिक है और कोशिका रस की सांद्रता क्या है? कम है। क्या है? कम। तो ऐसे विलियन को क्या कहा जाता है? अल्पपराशरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पपराशरी। तो अतिपराशरी क्या होगा? इसमें विलियन की सांद्रता कम होगी और जो कोशिका रस की सांद्रता है वो बच्चों क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। इसमें विलियन की सांद्रता कम और कोशिका रस की क्या सांद्रता क्या होती है? अधिक। तो ऐसे विलियन को क्या कहते हैं? अतिपराशरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिपराशरी। ध्यान देना, इसमें विलियन की सांद्रता और कोशिका रस की सांद्रता बराबर होगी दोनों की तो सम होगा। यदि विलियन की सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या है? कम है, तो कैसा विलियन होगा? अल्पपराशरी होगा। कैसा होगा? अल्पपराशरी। और अतिपराशरी में क्या होगा? विलियन की सांद्रता कम और कोशिका रस की सांद्रता अधिक। तो कौन सा विलियन हो जाएगा? अतिपराशरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिपराशरी। नेक्स्ट बच्चों, हम जो पढ़ रहे हैं वो पारगम्यता, परमिएबिलिटी क्या होती है? किसी झिल्ली द्वारा पदार्थ के विसरित होने की दर, किसी झिल्ली के द्वारा, ध्यान देना, किसी झिल्ली के द्वारा पदार्थ के विसरित होने की दर उस झिल्ली की क्या कहलाती है? पारगम्यता। क्या कहलाती है? पारगम्यता। उस झिल्ली को पार करके जाने की, किसी झिल्ली को कोई पदार्थ है किसी झिल्ली को क्या कर जाता है? पार कर जाता है, तो वो उसकी क्या है? पारगम्यता है। क्या है? पारगम्यता। विसरित होने की दर, उस झिल्ली में से क्या हो जाए? पार होकर निकल जाए। अब वो किस हिसाब से वो पार होकर निकल रहा है तो वो उसकी क्या होगी बच्चों? पारगम्यता होगी। पारगम्यता के आधार पर हम झिल्लियों के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है बच्चों अपारगम्य झिल्ली। क्या है? अपारगम्य झिल्ली। नाम से स्पष्ट हो रहा है अपारगम्य, यानी इससे कोई भी पदार्थ पार नहीं होगा। देखिए, इनमें से किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है। तो जिसमें किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है वो क्या होती है? अपारगम्य झिल्ली होते हैं। क्या होती है? अपारगम्य। उदाहरण क्या है बच्चों? उपत्वचा यानी क्यूटिकल, और क्या है? काग। ये क्या होते हैं? कॉर्क होती है जो ये अपारगम्य है। क्या है? अपारगम्य। दूसरी बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं वह है बच्चों पारगम्य झिल्ली। क्या है? पारगम्य झिल्ली। नाम से स्पष्ट हो रहा है
पारगम्य नहीं, पार होके चले जाते हैं। किसी भी इसमें देखिए किसी भी पदार्थ का क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। कोई भी पदार्थ आ जा सकता है, उदाहरण क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। तो पारगम्य में क्या होता है, कोशिका इसमें से किसी भी पदार्थ का क्या हो जाता है, आदान प्रदान। तो ऐसे उदाहरण आपके पास क्या, सेल वॉल जो होती है वो क्या है, पारगम्य झिल्ली का क्या है, एक उदाहरण है। तीसरी जो पढ़ रहे हैं बच्चों वो है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है अर्ध, यानी कुछ अणु तो पार हो जाते हैं, कुछ अणु पार इससे नहीं होते। देखिए क्या है, कुछ के लिए ये पारगम्य का, कुछ के लिए नहीं करते पारगम्य का। ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु तो क्या हो जाते हैं, पार हो सकते हैं। ध्यान देना, किसके अणु पार हो रहे हैं, विलायक के अणु तो क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, किंतु किसके नहीं होते हैं, विलेय के अणु पार नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, किंतु विलेय के नहीं। तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी आधे पदार्थों के लिए पारगम्य का और आधे पदार्थों के लिए अपारगम्य का कार्य करते हैं। तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलायक कण तो पार हो जाते हैं, किंतु विलेय के नहीं होते। उदाहरण क्या है, कोशिका झिल्ली और चर्मपत्र। ये क्या है, इनमें से विलायक कण तो पार हो जाते हैं, लेकिन विलेय कण पार नहीं होते। लास्ट जो झिल्ली है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बच्चों, इसको विभेदात्मक झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभेदात्मक। ऐसी झिल्ली जिसमें कुछ निश्चित अणुओं का ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है, कुछ चुनिंदा अणुओं का ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यानी चयन कर कर वो अपने अंदर से उनको क्या कर देती है, चयन करना, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो इसलिए कुछ निश्चित अणुओं का ही क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो ऐसी झिल्ली को क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। उदाहरण क्या है बच्चों इसका, प्लाज्मा झिल्ली। क्या है, प्लाज्मा झिल्ली। और एक अगला जो टॉपिक है वो बच्चों है परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण में क्या होता है बच्चों, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, इस वाली झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली थी, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अपनी अधिक सांद्रता से, कैसी सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है बच्चों, परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान देना, विलायक कणुओं का कैसी झिल्ली में से पार होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। बच्चों परासरण को हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं, तो एक बार आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम परासरण का प्रयोग पढ़ रहे हैं। अभी हमने परासरण पढ़ा था, परासरण में क्या बताया था हमने कि परासरण उसे कहते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। तो अब एक प्रयोग के द्वारा हम इसे समझ रहे हैं कि परासरण क्या होता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं बच्चों, एक थिसिल कीप लेते हैं। क्या लेते हैं, थिसिल कीप लेते हैं और उसके मुख पर चर्म पत्र को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये हमने थिसिल कीप लिए और इसके मुख पर चर्म पत्र को क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। चर्म पत्र को बांधने के पश्चात इसको बीकर में, जल से भरे बीकर में उल्टा रख देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं। क्या काम करते हैं, ध्यान देना, पहले थिसिल कीप लेते हैं, उसके मुख पर क्या बांध देते हैं, उसके चर्म पत्र बांध दिया जाता है और उसे जल से भरे बीकर में क्या कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं। फिर उसके पश्चात क्या करते हैं दोस्तों कि उसमें शर्करा का विलयन भरा जाता है। किसका विलयन भरा जाता है, शर्करा का विलयन भरते हैं। देखिए ने इसमें किसका विलयन भर दिया है बच्चों, शर्करा का विलयन भर दिया है। किसका विलयन है ये बच्चों, शर्करा का विलयन को क्या कर दिया है, भर दिया है और ये जल से भरे हुए पात्र में उल्टा रखा हुआ है। ये परासरण से पूर्व की स्थिति है। किसकी स्थिति है, परासरण से पूर्व की। तो परासरण अब क्या होता है कि परासरण के जब परासरण का हो जाता है तो इसमें जो ये कीप है, इसमें इसकी जो सांद्रता है, किसकी, कीप की जो सांद्रता है, इसमें जो भरा शर्करा उसकी सांद्रता कम है और ये जल है इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है।
तो इसमें से जल अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर इस कीप में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है, प्रवेश। जब जल अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर प्रवेश कर जाता है तो इसका जो ये थिसिल कीप है, इसका इसमें थिसिल कीप में शर्करा का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तो ये परासरण से पूर्व थी। देखिए इसमें देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है, जल से भरे उल्टे उसमें रख दिया हमने। अब ये देखिए यहाँ ये परासरण से पूर्व की स्थिति है, लेकिन जल अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किस में प्रवेश कर गया है, थिसिल कीप में क्या कर गया है, प्रवेश कर दिया, और इसने शर्करा के विलयन को क्या कर दिया है, स्तर बढ़ गया है। शर्करा के विलयन का स्तर बढ़ गया है। पहले यहाँ पर इतना था, अब देखिए इतना स्तर हो गया, तो ये स्तर बढ़ा है, शर्करा का इतना स्तर बढ़ गया है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परासरण हो चुका है, कि पदार्थ के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हो जाते हैं, गमन। यहाँ पे जो जल की जो सांद्रता थी वो अधिक थी, और थिसिल कीप में जो बहरा शर्करा का जो विलयन था उसकी सांद्रता क्या थी, कम। तो अधिक सांद्रता से यानी जल के जो अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर किस में प्रवेश कर गए, थिसिल कीप में क्या कर गए, प्रवेश कर गए, और इन्होंने शर्करा का जो विलयन क्या कर दिया है, बढ़ा दिया। ये बच्चों बढ़ा हुआ स्तर है। क्या है ये, बढ़ा हुआ स्तर। नीचे लिखा परासरण के पश्चात। तो ये बच्चों परासरण का क्या था, एक प्रयोग था। तो देखिए इधर मैंने लिख रहा क्या है इसका वर्णन। सर्वप्रथम एक थिसिल कीप लेकर उसके मुख पर क्या बांध देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में क्या बांध दिया जाता है, चर्म पत्र को क्या कर देते हैं बच्चों, बांध देते हैं। अब क्या करते हैं कि कीप में शर्करा का विलयन भरकर, क्या किसका विलयन भर देते हैं, शर्करा का विलयन भर देते हैं, और इसको उल्टा किस में रख देते हैं, इसे पानी से भरे बीकर में उल्टा रख देते हैं। क्या करते हैं, मान लो ये कीप है और इसके मुख पर मैंने भाई चर्म पत्र को ये बांध दिया है, ये चर्म पत्र बांध दिया है इसके मुख पर, और इसमें शर्करा का विलयन क्या कर दिया है, भर दिया है। शर्करा का विलयन भरने के पश्चात इसे जल से भरे पात्र में क्या रख देते हैं, उल्टा रख दिया। क्या कर दिया, उल्टा रख दिया। तो क्या होता है, कुछ समय बाद क्या होता है, कीप में क्या है कि जो ये कीप है इसमें जल, ये जो अर्धपारगम्य अपन ने जो झिल्ली लगाई थी इसमें से होकर जल शर्करा में क्या होने लग जाता है, यानी थिसिल जो कीप है उसमें क्या होने लग जाता है, प्रवेश, और ये शर्करा का जो स्तर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद कीप में विलयन का स्तर ऊपर चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, विलयन का स्तर क्या हो जाता है, ऊपर चढ़ जाता है, जो किसको प्रदर्शित करता है बच्चों, परासरण क्रिया को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, परासरण क्रिया को। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए चूंकि बीकर में जल के अणुओं की सांद्रता कीप के शर्करा विलयन में जल के अणुओं की सांद्रता से क्या है, अधिक है। कीप में जो शर्करा का विलयन भरा वो उसकी सांद्रता कम है और जल की सांद्रता क्या है, अधिक है। अतः जल के अणु चर्म पत्र से होकर कीप में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिससे स्तर ऊपर चढ़ जाता है। क्या हो जाता है, स्तर ऊपर चढ़ जाता है। एक बार इसे दोबारा से समझ लीजिए, फिर बता रहा हूं आपको कि क्या करते हैं कि बच्चों एक थिसिल कीप लेते हैं। मान लीजिए ये एक कीप है और इस कीप के मुख पर मान लो ये हमने, ये जो ढक्कन है इसका मान लो ये हमने इसमें क्या बांध दिया, चर्म पत्र को क्या कर दिया है, बांध दिया है। और अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें शर्करा के विलयन को भर देते हैं। किसके विलयन को भर देते हैं, शर्करा के विलयन को भरने के पश्चात इसे हम जल से भरे पात्र में उल्टा रख देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा रख देते हैं। जो जल है, जो जल से भरा पात्र है उसकी सांद्रता, इस जो कीप में शर्करा का विलयन भरा हुआ उसकी सांद्रता से क्या है, जल की जो सांद्रता है जो बीकर में जिसमें रख रहे हैं उसकी सांद्रता क्या है, अधिक। और इस शर्करा के